बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो देखिए, सबसे पहले हमने इस टॉपिक को समझने के लिए एक छोटी सी यहाँ पे सेटअप मैंने बनाया है, ये आप देखेंगे। तो अक्सर आप लोगों का किसी भी पार्क में जाके सीसा पे खेलने का इत्तेफाक हुआ होगा, और अमूमन ये होता है कि जो भी हमारे पास जो लोग होते हैं जिन्होंने इसके ऊपर बैठना होता है, वो ज़्यादातर एक ही वेट के या मैथ्स के नहीं होते हैं, मुख्तलिफ मैथ्स होता है, लेकिन वो फिर भी बैलेंस करते हैं। तो कैसे बैलेंस करते हैं? सबसे पहले आप देखें कि हमने इस सेटअप में 2 स्टूडेंट्स लेने हैं, जो बच्चे समझ लें आप। तो इसमें से एक बच्चा जो है वो 20 kg का है, और दूसरा जो है वो 80 kg का है। अब देखें, जैसे ही वो बैठे हैं ऊपर, तो 80 वाला नीचे आ गया और 20 वाला ऊपर हवा में है। रीज़न क्या है? कॉमन सेंस ये कहती है कि 80 वाला चूँकि वज़नी है और 20 वाला हल्का है, तो इसलिए वो ऊपर चला गया, वो नीचे आ गया। लेकिन अब ट्विस्ट ये आएगा कि अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें, अब ना तो हमने किसी को बिठाना है, ना ही किसी को हमने यहाँ से उतारना है, तो हम ये करेंगे कि जिसको अभी किसी को फिज़िक्स नहीं भी आती, लेकिन उसको इतना पता होगा कि इस छोटे बच्चे को हम कहेंगे कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाओ ऐसा, तो ये पीछे होके बैठ गया एंड तक जितना ये जा सकता था। ठीक है, अभी भी मसला हल नहीं हुआ, तो फिर हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे, ये तो हेल्दी है, कि आप थोड़ी सी तकलीफ़ करो, इधर आ जाओ। तो ये जो है ये आ गया जी यहाँ पे। अब देखें, ये हो गया बैलेंस। तो ये बैलेंस कैसे हो गया? अब बैलेंस जो कि हमारे जहन में क्या आता है कि चूँकि ये भारी था तो ये नीचे था, और वो हल्का था छोटा बच्चा, इसलिए वो ऊपर था। लेकिन अब क्या हुआ है? अब दोनों में ये जो भारी पर था ये आगे चला गया है, जिसकी वजह से ये बैलेंस हो गया है। तो क्या ये यहाँ से यहाँ जाने से ये हल्का हो गया, इसका वेट कम हो गया? तो ऐसा नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वेट का या मैस का रोल नहीं होता है, इसके अलावा भी एक चीज़ का रोल होता है, और वो क्या है? वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। यानी कि बेसिकली हमने जो पढ़ा हुआ है क्लास में, हमने पढ़ा था टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है? टॉर्क बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने से उस बॉडी के अंदर अगर टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाए, घुमाव पैदा हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टॉर्क कहेंगे। तो अब बेसिकली इस टाइम इस पूरे सेटअप पर 2 टॉर्क एक्ट कर रहे हैं। एक टॉर्क जो है वो इस सिमत में है, ये है जी उस टॉर्क की डायरेक्शन, जिसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये क्लॉकवाइज साइड है ना। और एक टॉर्क इस सिमत में एक्ट करेगा, जिसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इस बॉडी को आपने बैलेंस करना है, तो सिर्फ वेट का इक्वल होना ज़रूरी नहीं है। वेट इक्वल है तो भी ठीक है, अगर वेट इक्वल नहीं है तो हम सिर्फ इतना कर लें कि हम दोनों साइड के टॉर्क इक्वल कर लें। तो जब हम दोनों साइड के टॉर्क इक्वल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो जाएगा। अब टॉर्क इक्वल कैसे करना है? टॉर्क में होता क्या है? अब बच्चे, मैं इसको कह रहा हूँ W1, ये वैसे तो मैथ्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन आप कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास W1 है, ये बच्चे का जो वेट है वो W1 है, और इसका भाई का है W2, ये जो भारी है। ठीक है, दोनों का ये वेट, इसको आप F समझ लें, इसको आप F समझ लें, दोनों फोर्सेस हैं, वेट फोर्स ही होते हैं। तो इसका यहाँ से लेकर ये पॉइंट कौन सा है जी? इसको बोला था हमने पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये जो एक पॉइंट होगा हमारे पास, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? इस पॉइंट को हम कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इन दोनों के दरमियान यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, उसको हमने नाम क्या देना है जी? अब मैं यहाँ पे L1 का नाम दे रहा हूँ। L1 क्या है? पहले बॉडी का मोमेंट आर्म, और दूसरे का अब यहाँ पे काफ़ी छोटा है तो उसको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। ये देखें, ये यहाँ तक होगा, इसको कहेंगे L2, ये ऊपर लिख रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट यानी कि क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो तब जाके बॉडी क्या होगा? बैलेंस होगा। मतलब ये कि W2 मल्टीप्लाई बाय L2 और इज़ इक्वल टू
W1 मल्टीप्लाई बाय L1, ये है जी। तो इस साइड पे कौन सा है क्लॉकवाइज और इस साइड पे कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के इक्वल हुआ तो हम ये कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब इक्वल कैसे करना। पहले केस में आपने देखा था कि ये बच्चा जो था ये पीछे था, तो ये नीचे आ गया, ये ऊपर आ गया, तो हमने अभी इसको बैलेंस कर लिया है। तो अब इस बच्चे का वेट तो कम है लेकिन हमने इसको दूर किया था। आपको याद होगा ये आगे बैठा था, हमने इसको दूर लेके गए थे। कहाँ, किससे दूर लेके गए थे, सेंटर पॉइंट से। तो दूर ले जाने से L1 की वैल्यू बढ़ गई। तो चूँकि क्लॉकवाइज साइड का जो टॉर्क होगा वो कैसे होगा, W1 मल्टीप्लाई बाय L1। अब या तो आप वेट बढ़ा लें तो भी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, या आप L1 इंक्रीज़ कर लें तो भी हो जाएगा। तो वेट तो हम एट अ टाइम नहीं चेंज कर सकते ना किसी भी बंदे का। तो हमने क्या करना है, हमने उसको पीछे किया। तो अब ये तो पता था कि पीछे क्यों किया है उसको, करने से बैलेंस हो जाएगा। लेकिन फिज़िक्स क्या कहती है, फिज़िक्स कहती है कि पीछे हमने उसको इसलिए किया था ताकि सेंटर लाइन से डिस्टेंस बढ़े। जब सेंटर लाइन से डिस्टेंस बढ़ेगा तो L1 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। जब L1 की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज़ होगी तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज़ होगा। और इधर W2 चूँकि हैवी था तो हमने उसको आगे शिफ्ट किया। क्यों आगे शिफ्ट किया, ताकि W2 मतलब का जो उसका जो मोमेंट आर्म बनता है वो डिक्रीज़ हो जाए। क्योंकि अभी फ़िलहाल ना तो हम W1 को चेंज करने वाले थे, ना ही हम W2 को चेंज कर सकते थे। तो हमारे पास ऑप्शन था या हम L1 को चेंज करें या L2 को चेंज करें। ठीक है जी। तो हमने अब चूँकि इस साइड का टॉर्क पहले कम था, इधर का ज़्यादा था, तो हमने इसको पीछे करके L1 इंक्रीज़ कर दिया और इसको आगे करके L2 डिक्रीज़ कर दिया। दोनों को हमने ऐसे एडजस्ट किया कि दोनों साइड का टॉर्क इक्वल आ गया। ठीक है, अगर यहाँ पे आप मैथमेटिकली न्यूमेरिकल करके चेक कर लें तो जो वैल्यू इधर आएगी वही वैल्यू इधर आएगी। अगर दोनों साइड की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर है तो हम ये कहेंगे कि ये बॉडी बैलेंस हो जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होगी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की। ठीक है जी। तो एक तो ये हो गया। अब ज़रा देखें इसमें अब हम क्या करते हैं कि हम और भी इसमें ऐड करके देखते हैं। तो ये मैंने इसको रेज़ कर दिया है जी। तो अब हम बच्चे और बिठाते हैं यहाँ पे। तो इसको अब थोड़ा पीछे ले जाते हैं। ठीक है, अब एक छोटा बच्चा और इसके साथ आके बैठेगा। अब इधर कितना होगा 40 kg और इधर रह गया है, इधर 80 kg है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएंगे ना दोनों। तो यहाँ पे अभी भी हमें ये बंदा भारी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा आगे, वापस नहीं जाना, ये इधर आ गया जी, इसको इधर बिठाते हैं। चल भाई, इसको थोड़ा सा पीछे करते हैं। नहीं, मसला हल नहीं हुआ, थोड़ा सा और आगे चल। ये देखो, ये कुछ ना कुछ। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक पर्सन यहाँ और बिठा देते हैं। लो, इनकी जगह चेंज कर दें। देखें, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। मतलब आपने क्या करना है, आपने इनको बराबर करना है। ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अब देखें इस तरफ हमने कितने बच्चे बिठा दिए, 3, और इधर कितने बिठा दिए, एक ही बैठा हुआ है। अब इस मौके पे क्या होगा कि हमारे पास इन तीनों का जो टॉर्क है, वो एक टॉर्क इस अकेले के टॉर्क के बराबर होना चाहिए। अब ज़रा समझें, ये होगा W1, इसको कहेंगे W2, इसको कहेंगे W3, और ये हो जाएगा W4। ठीक है जी। अब इस साइड का टॉर्क कौन सा है, क्लॉकवाइज, और इस साइड का टॉर्क कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम पहले W1 का टॉर्क फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे फाइंड, यानी कि ये डिस्टेंस देखा जाएगा W1 तक, फिर W2 का डिस्टेंस देखा जाएगा, फिर W3 का डिस्टेंस देखा जाएगा। तो इसका टॉर्क 1 पहले बॉडी का, इसका वेट मल्टीप्लाई बाय इसका सेंटर से डिस्टेंस, फिर W2 का वेट और उसका सेंटर से डिस्टेंस, फिर W3 का वेट
और इसका सेंटर से डिस्टेंस। तो तीनों के जो टॉर्क आएंगे उनको सम करेंगे, वो कौन सा बनेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट, टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट। और इस अकेले का जो इधर होगा, चूँकि किस साइड पे बैठा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज साइड पे बैठा हुआ है, तो इसका जो मूवमेंट होगा, मूवमेंट वो कहलाएगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इन तीनों का टार्क कौन सा होगा, क्लॉकवाइज टार्क, और इस अकेले का टार्क कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो इन तीनों का जो टार्क होगा वो इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि हम कह सकते हैं W, अच्छा चलो मैं इसको नाम दे देता हूँ T1 का, इसको आप नाम दे दें सॉरी इधर नीचे लिखते हैं जहाँ पे जगह अवेलेबल है, T4 इक्वल होगा T3 प्लस T2 प्लस T1, वैसे इसको टॉ बोलते हैं। तो ये देखें, ये कौन से हैं तीनों, सम किसका है, क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये अकेला किसका है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो अगर ये सारे के सारे इक्वल आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये सारी की सारी जो हमारे पास बैलेंसिंग सिचुएशन है ना, वो डिपेंड कर रही है इनके इंडिविजुअल टॉर्क के ऊपर, ठीक है। तो इन तीनों का जो टॉर्क है वो इस अकेले के टॉर्क के इक्वल होगा, तो ये बॉडी बैलेंस हो जाएगा। अगर इनमें से कोई आगे पीछे हुआ तो फिर ये बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िज़िक्स ने ये मसला हमारा आसान कर दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हमने वेट चेंज करना, तो हम अगर उसका मोमेंट आर्म भी चेंज करते हैं तो आप उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं।